A very good morning everyone. So here we are at Sankat Mocham for General Awareness. तो अगेन हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज. तो यहाँ पे हम जनरल स्टडीज जीएस के सब्जेक्ट्स का मेंस लिखने वाले हैं. आंसर्स अगेन द क्वालिटी आंसर, टू द पॉइंट आंसर एंड द आंसर दैट कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है. मार्केट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और या अच्छा है तो एड्रेस नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा लिख दिया गया है कि वो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है. तो इन सबको हम लोग ओवरकम करते हुए हम लोगों ने अपना ये सीरीज लॉन्च किया है, स्पेशली फॉर the reach. We want to reach to the maximum of the people so that the maximum people are benefited from it. So yes, please like, share and subscribe, because we are actually here working for you day in day out. So please promote this channel and subscribe the most, and that is all we demand. And yes, without any further delay, let's get started. तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री. तो अगेन मेंस का जो क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप कह लीजिए. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे हम लोग, मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगेन बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक है जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उतना, पर अगेन ऐसा टॉपिक है जो हर चीज का बेस है. ठीक है. अगर आप हिस्ट्री में देखा जाए तो हर चीज का बेस बनता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सारा सोशल डायनेमिक्स में चेंज आया. तो उसको कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं, दैट अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बिकॉज सोशल डायनेमिक्स ले लीजिए, क्लास स्ट्रक्चर, तो क्लास स्ट्रक्चर अगर आप ले लीजिए तो वहां पे चेंजेस आते हैं. या फिर अगर आप बात करें तो इंपीरियलिज्म या कलोनियलाइजेशन, जो ब्रिटिशर्स आए थे, जिसको हम लोगों ने कलोनियलिज्म का एक न्यूज आर्टिकल भी किया था जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि कलोनियलिज्म और उनका जो लेगेसी है उसका जो आज भी इफेक्ट हमको दिखता है, जो आज भी हम लोग सफर कर रहे हैं और जो आज भी वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है. तो उस पर हम लोगों ने एक पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आर्टिकल किया हुआ है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा. वेरी डिटेल डिस्कशन इट इज. एंड तो अगेन तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है दिस आइडिया ऑफ सोसाइटी से, आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स से. क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट कहाँ से बन रहा है, द वेरी बेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्री. तो अगेन इंग्लैंड में है तो क्यों वो कॉलोनियल पावर आ गया. अब इस तरह से हमको लिंक करना आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो यहाँ पे एक आपका एक मेंस आंसर ही नहीं बल्कि आपका काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी कि आपका बेस बनेगा हिस्ट्री का भी. सो यस, दैट इज व्हाई आई हैव पिक दिस क्वेश्चन. सो यस, पहले मैं आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगी क्या अप्रोच करना चाहिए, कैसे कैसे मतलब कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बढ़ेंगे आंसर्स में. और अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो यस, दैट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग विल बी very familiar and will be in hands on tips of you. So that is what we aim for. And secondly, अगर हम लोग बात करें तो हम इसके बाद पहले तो अप्रोच डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख के भी रखेंगे. ठीक है. सो दैट अगेन आपको एक पॉइंटर्स भी दे दिए, उसके साथ साथ आंसर भी दे दूंगी मैं. तो आपको साथ साथ उसको समझना होगा कि कैसे आई एम राइटिंग इट या फिर हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं. सो दोज थिंग्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So yes, let's start with the question itself. Okay, so ये है संकट पोचम फॉर जनरल अवेयरनेस. यहाँ से हम लोग करते हैं डिस्कस. ठीक है. पहले हम लोग अप्रोच डिस्कस करेंगे. तो कल ही हम लोगों ने कहा था तीन फ्रेजेस में हम लोग बात करते हैं कि किसी भी आंसर को करने के लिए तीन अप्रोचेस होने चाहिए जो कि आपके हर आंसर में आएगा. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपके एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की. सेकंड क्रिटिकल एनालिसिस. तो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ठीक है. सेकंड हो जाता है क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस इन द सेंस कि पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में नहीं, अगेन द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस. और लास्ट में अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए क्या, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. अब आप बात करेंगे कि ये तो हिस्ट्री का है, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, history again it is a surviving fossil, that is what I would say, that actually gives you insight to the future. Okay, insight into the future. कैसे हिस्ट्री में क्या हुआ, आपने जो गलतियां करी हैं क्या वो रिपीट करते हैं, नहीं, एक्सपीरियंस, राइट. वैसे ही ग्लोबल स्टेज पे भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री से हमको बहुत सारे ऐसे फिनोमिना समझ में आते हैं, ऐसी बातें समझ में आती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे डेवलप होते हैं कि हम उसको फ्यूचर में कि क्या वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए. क्यों नहीं वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा, अगेन हिस्ट्री, राइट. हम लोगों को पता है कि व्हाट इट रिजल्ट्स इनटू, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच बिग वॉर्स, right. There can be great rivalry, but what cannot be there is the bloodshed.
bloodshed at the level of world war, that is what I'm suggesting. You can say कि हाँ यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, everyone is involved, but the thing is it is not a वो, और वैसे भी हम लोग जो इंसान है ना, they are mindless. अगर उन लोगों को पता होता कि इस सब से कुछ नहीं होता है तो there could have been a dialogue, right? But still it is not of the level of world war, and that is what is to be understood. Hiroshima Nagasaki history not repeated, should not be repeated rather say. ठीक है, तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई नहीं सिखा पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन तीनों की बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप देखिए ये फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, rather than always going by introduction body conclusion, go by understanding critical evaluation and conclusion in futuristic terms. So yes, so the question here is, what were the impacts of industrial revolution, and why is it that it started first at England? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको 15 मार्कर का आंसर लिखवाऊंगी। ठीक है, 15 मार्कर समझ लीजिए। तो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड व्हाई इज इट दैट इट स्टार्टेड बैक एंड फर्स्ट एट इन इंग्लैंड, इन द कंट्री लाइक इंग्लैंड? व्हाई, क्यों नहीं इधर हो गया, क्यों नहीं ईस्ट में हो गया, क्यों नहीं और किसी कंट्री में हो गया? बहुत सारी वहां पे कंपटीशन थे, क्यों नहीं, क्यों इंग्लैंड ही? तो ये दो पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम आंसर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760s में अगर हम देखें, तो जो इंग्लैंड की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि किस ईयर के अराउंड ये आया है। तो 1760s में आया है, इंग्लैंड बेस बना था। ठीक है, फर्स्ट इंग्लैंड में आया। ठीक है, ब्रिटिशर्स अगेन, कलोनियलिज्म, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, एवरी टॉपिक बिकम्स लिंक, राइट? तो 1760s में आया इंग्लैंड में, ये आप पहली लाइन में बता देंगे। दूसरी इंट्रोडक्शन की लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि हाउ इट रिजल्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉटेज बेस्ड, यानी स्मॉल स्केल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री टू a mechanized machine, right? Industry is what? Machine. ठीक है, mechanized industrial mass based प्रोडक्शन। पहले हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती थी, राइट? एक एक धागा को पिरोया जाता था, उस तरह से बनता था। पर जब से मशीन आने लग गई है तो मास बेस्ड प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे लेबर्स एम्प्लॉय होने लगे हैं। अगेन लेबर्स अगर देखा जाए तो उनका वैल्यू थोड़ा सा घट भी गया, क्यों? क्योंकि मशीन हो गया। पर लेबर्स को कैसे देखा जाता है? एज हैंड्स, राइट? लेबर्स वर सीन एज हैंड्स, एज हैंड्स। यू सी, कैसे? मैं ये नहीं कह रही कि ये लेबर XYZ है, मैं ये कह रही हूँ ये लेबर, मेरे पास दो हाथ हैं काम करने के लिए। यू सी, आई एम नॉट टेकिंग अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेइंग कि इसके दो पार्ट्स में, एक ही पार्ट है जो मेरे काम का है, दो हाथ। मेरे पास कितने, मेरी फैक्ट्री में 50 हाथ है। 25 लोग नहीं बोल रही मैं, 50 हाथ है हमारे पास। देख रहे हैं दैट सेंस? तो ये आपका इंट्रोडक्शन में हो गया। ठीक है, और यहीं से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बंदे में दम है। ठीक है, फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज। अब आप बात करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप बात करेंगे व्हाई इज इट दैट इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही क्यों? ठीक है, ये आप बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ही एक सबसे मात्र मेन सोर्स बनता है किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हाट? इट इज टेक्नोलॉजी, राइट? तो जेम्स जेम्स हैंग्रीव्स का आया यहाँ पे कंसेप्ट किसका? स्पिनिंग, स्पिनिंग जेनी का। ठीक है, तो स्पिनी जेनिंग का कंसेप्ट आया यहाँ पे। इन्होंने, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के लिए जेम्स हैंग्रीव्स का स्पिनिंग जेनी आपको लिख देना है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? एडमंड कार्ट राइट का। एडमंड कार्ट ने क्या डिस्कवर किया था, क्या इन्वेंट किया था, बताइए?
पावर लूम, पावर लूम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तो पावर लूम एडमंड कार्टराइट का। थर्ड अगर आप बात कर लीजिए तो अगेन स्पिनिंग व्हील में इंप्रूवमेंट कौन लाया था मेन, बताइए, टेक अ पॉज, टेल मी द नेम। तो ये अगेन सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके जीके में आते हैं, जैसे एसएससी और ये सब में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ सकते हैं। तो जेम्स वॉट, जेम्स वॉट ने बनाया था क्या, पावर लूम, पावर लूम के लिए वो तो एडमंड कार्टराइट ने बनाया था। स्टीम, स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन। तो यहाँ पे तीन आपने मेजर बात कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, तो जेम्स हैंगरीज ने बनाया स्पिनिंग जेनी, एडमंड कार्टराइट ने बनाया पावर लूम एंड जेम्स वॉट ने बनाया क्या, स्टीम इंजन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की हमने बात कर दी दैट फैसिलिटेटेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट दैट यू कैन राइट अबाउट इज व्हाट कुड बी द सेकेंड रीजन, बताइए। इंडस्ट्री की बात कर ली हम लोगों ने, अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में कैसे शिफ्ट हुआ, तो एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत सारा मूवमेंट चल रहा था, जैसे अगेन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड ज्यादा थी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया, यहाँ से माइग्रेशन होना शुरू कर दिया, माइग्रेशन टू सिटीज, ठीक है, माइग्रेशन टू सिटीज, क्योंकि एंक्लोजर मूवमेंट इंग्लैंड में हम देखते हैं, जिसकी वजह से अगेन फार्मर्स बिकेम वेरी डिसएंचेंटेड एंड दे माइग्रेटेड टू सिटीज एंड व्हाट डिड दिस रिजल्ट इनटू, तो ये जो माइग्रेशन हमारे सिटी में हुआ क्योंकि इंडस्ट्री आने लग गई, हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस, लॉ में इंग्लैंड ने रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगा कि इतना लैंड होना चाहिए, इस तरह का मूवमेंट शुरू होने लगे। तो इसकी वजह से फार्मर्स जो थे वो माइग्रेट करने लगे सिटीज में एंड वहां पे क्या आता है, एक नया एक इनको लेबर बनना लगा, दे एक्टेड एज अ चीप लेबर, अगेन हैंड्स, ठीक है, चीप लेबर बन गए। तो माइग्रेशन टू सिटीज एंड चीप लेबर, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। या फिर आप बात कर सकते हैं इन्होंने ही राइज करा किसका, मिडिल क्लास का, द न्यू मिडिल क्लास। पहले क्या होता था, हम्म, पहले होता था एक वहां पे एक सुपीरियर क्लास होती थी, एक होती थी वर्कर क्लास, यहाँ पे एक मिडिल क्लास हो गई क्योंकि ट्रेड डेवलप होने लगा, इंडस्ट्री होने लगी, इंडस्ट्री की वजह से लोगों के पास पैसा आने लगा, पैसे की वजह से वो लोग डिमांड करने लगे, स्टेटस को में चेंजेस हमको देखेंगे। तो इम्पैक्ट्स में भी हम लोग यहीं से निकालेंगे पॉइंट कि इम्पैक्ट में कैसे हुआ, सोसाइटी का स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो दैट इज ऑल्सो वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को बात करना होगा किसका, बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। तो इंग्लैंड में अगेन आयरन कोल, अगर यही नहीं होता तो क्या ये सब इनोवेशंस में कोई भी बेनिफिट होता, ये रिसोर्सेस थे इसीलिए ही इनोवेशन हुई, ठीक है। तो आयरन एंड कोल, जैसे जर्मनी, all those region are also rich in resources, so that point is there, rural region, ठीक है, तो that is there। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं, व्हाट व्हाट द रीजंस की इंग्लैंड में ही होता है। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी की हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री की बात कर चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट, ठीक है। देखिए फ्लो कैसे, पहले हम लोगों ने एक सेक्टर की बात कर ली दैट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेटेड इंडस्ट्री। सेकंड हम लोगों ने दूसरे सेक्टर पे आगे हम लोग इंडस्ट्री की बात करी कि कैसे वहां पे एग्रीकल्चर में शिफ्ट हमको दिखता है। थर्ड हम लोगों ने बात की कि ये दोनों फैक्टर्स हो किससे रहे थे, रिसोर्सेज से। फोर्थ हम लोग बात करेंगे कि हो किसके लिए रहा था, तो मार्केट अवेलेबिलिटी। अब मार्केट क्यों, क्योंकि इंग्लैंड एक कॉलोनियल पावर थी, उनके पास ऑलरेडी कॉलोनीज थी, तो कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ गुड मार्केट टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। इसकी वजह से वहां पर हम लोग कहते हैं ना कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को एक रॉ मटेरियल सप्लायर, हम इंडिया जो कि सब रिचेस्ट कंट्री में से थे, अब हम लोग क्या हो गए थे, एक सप्लायर बन गए थे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को हम सप्लाई करते थे और उनके जो फिनिश गुड होते थे, जो हाई वैल्यू गुड्स होते थे, उनको हम लोग परचेज करते थे। तो आप सोच सकते हैं डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी दैट इज देयर, ठीक है। एक इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, पर यहाँ पे नहीं था। मार्केट हम लोग बन गए थे उनके लिए, उनके सप्लायर बन गए थे, पर ना कि फिनिश गुड के बल्कि इसके रॉ मटेरियल के। तो मार्केट हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया एंड दिस आल्सो फैसिलिटेटेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिफ्थ अगर बात करेंगे तो अगेन ब्रिटिशर गवर्नमेंट यानी स्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक गवर्नमेंट होती है जो बहुत डिफाइन करती है कि आपका कैसे होगा,
ठीक है, आपके यहाँ इंडस्ट्री लगेगी कि नहीं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। जैसे आप अगर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए तो लिबरलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले हम लोगों का इतना अच्छा इंडस्ट्री बेस नहीं बन पा रहा था, इवन जबकि हम लोग चाह रहे थे। पर वहीं पे जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की और लिबरलाइजेशन की तरफ गए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुए। ठीक है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ा, हमारा एफडीआई बढ़ा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, या अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट रोज, अगर मैं इंडस्ट्री हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात करते हैं आज की डेट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर हम लोग हर वक्त, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होता है, अगर आपकी स्टेबल पॉलिसी है, आपका आपको पता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यहाँ पे जाके दो पार्टीज अपना डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है। पर अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म मैं आज बना रही हूँ, कल हटा दूं, परसों फिर बना दूं, लोग मेरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये लेके आऊंगी और मैं नहीं लेके आती हूँ या उसको कंप्लीट नहीं करती हूँ, तो यू विल नॉट ट्रस्ट मी, राइट। तो दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी, तो स्टेबल गवर्नमेंट। तो अगेन जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ऑफ द डे, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा पॉलिसी बना रखा था, स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रखा था, जिसकी वजह से अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस दैट फैसिलिटेटेड। अब एक बार बेस बन गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्यों इंग्लैंड में ही शुरू हुआ, आपने सारे फैक्टर लिख दिए, टेक्नोलॉजी लिख दी, एग्रीकल्चर का कैसे हुआ, आउट माइग्रेशन कैसे होता है, फिर आप लोगों ने बात करी रिसोर्स अवेलेबिलिटी की, फिर आपने बात करी मार्केट की, और फिर आपने बात करी स्टेबल एनवायरनमेंट की। अब आप बात करेंगे किसकी, इम्पैक्ट्स की। ठीक है, अब आप लोग क्या बात करेंगे, इम्पैक्ट्स क्या थे। ठीक है, इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था, बताइए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पैक्ट का वो क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट अगर मैं देखूं तो कैपिटलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, कैपिटलिज्म, राइट। तो मॉडर्न कैपिटलिस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, देख लीजिए, और सोसाइटी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन हो रहा था, कैपिटल, इंसान से ज्यादा पैसा लोगों को इंपॉर्टेंट लगने लगा, एक्सचेंज, करेंसी, दिस एस्पेक्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये सब का जो हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन, अगेन कैपिटल से अगेन डायरेक्ट लिखेंगे मैकेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको मैकेनाइजेशन होता दिखता है। तो कैपिटलिज्म, कैपिटल मतलब क्या है, पैसा, पैसा मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो यू कैन इलेबोरेट, अगर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ, यू योरसेल्फ कैन इलेबोरेट ऑन दोस पॉइंट्स। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मैकेनाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। तो मैकेनाइजेशन हो गया तो डीह्यूमनाइजेशन हो गया लेबर का, ऑफ लेबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीह्यूमनाइजेशन में बात कर चुकी हूँ, मेरे फैक्ट्री में कितने लोग हैं, लोगों से मुझे मतलब नहीं है, मेरे फैक्ट्री में 50 हाथ हैं, दैट इज इट, काम कर सकते हैं, हाथ टूट गया, हटाओ, दूसरा लाओ। ये देख रहे हैं इतना रफ अप्रोच, इसी को कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। एक होता है ह्यूमनाइजेशन, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आप एम्पैथी करेंगे, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उनको प्रोवाइड करने के लिए आप नए नए एम बनाएंगे, सोशल सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। पर वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ अगर आप डीह्यूमनाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, तो दैट इज डीह्यूमनाइजेशन। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मुझे बहुत ही मतलब कि बहुत ही फेमस, मतलब ये नॉवल ऐसी है, अगर आप इसको कोट कर देते हैं कोई नहीं बताने वाला है, क्यों, क्योंकि लोग कन्वेंशनल तरीके से जाते हैं, थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से हटिए, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन बढ़ाइए। जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उन न्यूज़पेपर को कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक स्टैंडर्ड, तो उस स्टैंडर्ड को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, कि कैसे उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप एक नॉवल को कोट कर सकते हैं, दैट इज चार्ल्स डिकेंस। क्योंकि ये इंग्लैंड के ही थे ऑथर, तो यहाँ पे हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स। ठीक है, इस नॉवल में हार्ड टाइम्स आप सर्च कर सकते हैं, फ्री टाइम अगर आपको मिले, देखिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा एक दो चैप्टर्स आपको दूसरे दूसरे टॉपिक्स का भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगेन संकट मोचन हियर इज ऑल्सो फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसको करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द आइडियाज दैट आर आउट ऑफ योर सिलेबस एज वेल, जस्ट लाइक 15 minutes अ डे। ठीक है, तो हार्ड टाइम्स की अगर बात करें तो हार्ड टाइम्स में बात किया जाता है कितना क्या, कि how this idea of gloomy environment, of gloominess, या फिर आप बात करिए मिक्सी, जैसे फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बहुत फोकस है, फैक्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री हो गया था। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स,
आई डोंट वांट एनी ह्यूमन एलिमेंट, आई डोंट वांट क्रिएटिविटी, आई जस्ट वांट फैक्ट्स। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू थिंक लाइक, स्टार्टिंग होता है इस नॉवल का ऐसे कि हॉर्स को डिफाइन करूं, तो एक लड़की कहती है हॉर्स को कैसे डिफाइन करूं, इट इज एन एनिमल एंड इट helps us to like move and it is a good friend of us। ठीक है, इट इज अ faithful animal, ऐसे एक लड़की ने डिस्क्राइब किया। कहते हैं, आर यू स्टूपिड और व्हाट, describe in the way that is expected by a person living in a society earning money। तो वहां पे एक बच्चा आता है, हॉर्स, इट इज अ फोर लेग्ड एनिमल विद दिस मेरे को नहीं पता क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, इमेजिन हॉर्स, उसने मतलब समझ गया ना, तो इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म से, हॉर्स, फोर लेग एनिमल, क्वाड्रिलूप्ड, ईट ग्रास, दैट्स इट, थैंक यू। ठीक है, तो ये अगर आप देखा जाए तो ये शिफ्ट, ये फैक्ट्स बेस्ड यानी क्रिएटिविटी को खत्म, इमोशंस खत्म, ये एग्जांपल मैं आपको ये दे रही हूँ कि इमोशंस खत्म, तो डीह्यूमनाइजेशन ना ही सिर्फ लेबर का बल्कि लेबर की फैमिली का भी होता दिख रहा है, बच्चों पे ये इन्फ्लुएंस हमें दिखता हुआ मिलता है, तो डीह्यूमनाइजेशन। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो स्टेटस को जो था वहां पे हमको चेंजेस दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे राइज ऑफ मिडिल क्लास होता है। ठीक है, आप एक और क्लास आ जाती है जिसके पास पैसा होता है, जो कि अगेन सोसाइटी में अपना वॉइस जाती है, तो स्टेटस को में चेंजेस हमको यहाँ पे दिखता है। तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था। ठीक है, ट्रेडिंग क्लास आप कह सकते हैं या मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। तो अगेन सोसाइटी में पहले क्या होता था कि एक टॉप क्लास होती थी, किंग होते थे, फिर उनके आसपास होते थे, नीचे क्या होते थे, सर्फ्स होते थे। तो यहाँ पे एक क्लास आती है मिडिल क्लास जो कि एजुकेटेड है। अगेन यहाँ पे विमेन की बात होने लगेगी, क्योंकि मिडिल क्लास आएगी तो उनकी विमेन के पास भी पावर आएगी, वो लोग लिखेंगे कि एजुकेशन सोसाइटी, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो अगेन व्हेन आई एम गोइंग टू डील विद विमेन का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि हम लोगों को आपसे डिस्कस करना है, वहां पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि विमेन आइडेंटिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अगेन वो भी हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ट्रेस बैक कर सकते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें तो हम लोगों को बात करना होगा किसका, इंपीरियलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म को बूस्ट मिलता है। यहाँ पे मेन इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए हमें कॉलोनीज चाहिए, कॉलोनीज के लिए हमको अगेन अपना उनका लॉस चेंज करना पड़ेगा, उनकी सोसाइटी में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूल बना बोल दीजिए बुलाना होगा, और हमको उनकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करना होगा। तो इंपीरियलिज्म से पूरा ये रिलेटेड है। और क्या होता है, एक और इम्पैक्ट लिख लीजिए, एनवायरमेंट भूल गए, स्टीम इंजन एनवायरमेंट को हैम्पर कर रहा है, हर जगह धुआं ही धुआं, तो अगेन एनवायरमेंट को हैम्पर करता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे अगेन आप पोएट्री अगर आपको पता होगा तो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास कैसा पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है, टिंटन एबी करके एक पोएम है इनका। ठीक है, बहुत बड़ा है, मतलब 5-6 पेजेस का पोएम है, तो टिंटन एबी। ठीक है, आपको इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे टिंटन एबी या आपको सिर्फ और सिर्फ पोएट का भी नाम लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ भले ही आप कोट ना करें, बट विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात करी कि कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में स्मोक होता है, स्मोक से पूरा ग्लूमी एनवायरनमेंट होता है, जो आपको फ्रेश एयर मिलती थी अब वो आपको नहीं मिल रही है। या फिर जो थेम्स रिवर है, जैसे इंग्लैंड में थेम्स रिवर है, आज वो पहले उसमें पानी बहता था, आज उसमें कालिक बह रही है। तो इस तरह से इन्होंने एलाबोरेट किया है। तो अगेन दैट इज ऑल्सो व्हाट कैन बी रिटर्न। तो यू हैव एड्रेस बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सिंस इट इज अ 15 मार्क का क्वेश्चन, तो यू हैव टू कम अप विद द कंक्लूजन एज वेल और द लाइन दैट इज देयर। सो यू कैन राइट कि हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हम लोग एक तरह से ईस्ट हैं, हम लोग एक तरह से कॉलोनी रह चुके हैं, हम लोगों ने स्लेवरी, जैसे अफ्रीका ने स्लेवरी अपार्थीड सब फेस किया है, तो हम लोग अगेन कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से एम्फेसाइज कराएंगे कि हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन कंपटीशन एंड imperialism imperialism uh, imperialism in the world, and also it resulted in mechanization mechanization of the human itself। यहाँ पे आपने सारे मेन जड़ दे दी, बस 3 लाइन में आंसर से ही निकालो अपना कंक्लूजन। कंपटीशन, यहाँ पे मैंने देखो आंसर में कंपटीशन वर्ड यूज नहीं किया, पर मैंने कंक्लूजन भी यूज कर लिया है। तो दिस इज द अप्रोच। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा यहाँ पे से हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया था
तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना पोर्शन जो है हमारा, ठीक है, ये आपका बन गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो कि कैसे यहाँ पे आया इंग्लैंड में, कॉटेज बेस्ड मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री कैसे हुई। फिर यहाँ पे पूरा का बॉडी हो गया जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस किया कि कैसे इंग्लैंड में क्यों वो बेस बना, तो यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे पॉइंटर्स दे दिए। ठीक है, फिर हमने बात करी इम्पैक्ट्स की, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो इम्पैक्ट्स में ये भी बॉडी का ही पार्ट है, बस पैराग्राफ चेंज्ड है। और यहाँ पे फिर हमने कंक्लूड कर दिया विद द थिंग कि कैसे ये फ्यूचर में कैसे रिजल्ट करे कंपटीशन में एंड इंपीरियलिज्म में। तो दैट इज दैट। तो अगेन नाउ अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर आंसर दैट इज टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन। सो यस, तो मैं अपने आप को यहाँ से हटा दे रही हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आंसर इटसेल्फ। तो क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट पेज से हम लोग करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन है व्हाट वर the impacts of industrial revolution and why did it start first in England। तो इट्स अ 15 मार्क का क्वेश्चन। देखिए, अप्रोच भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर को लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम अगेन डूइंग दिस फॉर यू सो दैट यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड साइमल्टेनियसली एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप कैसे सेंटेंस में फॉर्म करेंगे? तो इंडस्ट्रियल revolution started in 1760s in England। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दी 1760s में इंग्लैंड हुआ। which continuing the sentence which resulted in transformation from या of industry from small scale cottage small scale cottage based industry to mass produced goods in factory। ठीक है, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम स्मॉल स्केल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री टू मास प्रोड्यूस गुड्स इन फैक्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। सो द इवेंट्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड आर। ठीक है, इवेंट्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड आर नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए, इतना डिटेल में आपको ऐसे आंसर्स को हेल्प कर रहे हैं हम लोग आपको एकदम, मतलब कि वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली डू द बेस्ट एंड द मैक्सिमम दैट वी कैन डू। तो यस, तो 1 पॉइंट हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल पे आ जाइए। जेम्स हैंगरी स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग जेनी लिख लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, स्पिनिंग जेनी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में ही आप लिखिएगा क्या, एडमंड एडमंड कार्टराइट पावर लूम। ठीक है, एडमंड कार्टराइट पावर लूम। और थर्ड मैंने बात करा था जेम्स वॉट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जेम्स वॉट इम्प्रूवमेंट ऑफ
ऑफ स्टीम इंजन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में सीधा क्लियर कर दिया कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंग्लैंड में हो रही थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट होता हमें दिखता है। सेकेंड हो गया हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या एग्रीकल्चर चेंजेस इन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, लिखिए ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। चेंजेस, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ, और या फिर ये इससे भी अच्छा वर्ड है शिफ्ट्स, शिफ्ट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्री चेंजेस, चेंजेस ड्यू टू emergence of industry resulted in migration towards cities and displacement। ठीक है, माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने ये बात कर ली तो शिफ्ट इन एग्रीकल्चर। थर्ड अब बात करेंगे रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे ये क्या डिस्प्लेसमेंट, और यही लोग बने थे न्यू लेबर, वर्किंग एज लेबर। ठीक है, लेबर अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई हमें दिखती है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप बात करेंगे इंग्लैंड में कैसे आयरन एंड कोल। सिंपल, बहुत ज्यादा वर्ड्स आपके पास होता नहीं है, बहुत सारा टाइम होता नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप लिखिए, समझ जाएगा एग्जामिनर। यही सब होता है। हम इनिशियली यही पे आपको हमारी हेल्प चाहिए कि हमें बताते हैं कि कैसे आपको आंसर को लिखना है, स्ट्रक्चर करना है। तो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे आपको कौन सी लाइन को कितना इलाबोरेट करना है, कहाँ पे किसको कम इलाबोरेट करना है। तो दिस इज अ टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद। नेक्स्ट होता है मार्केट, मार्केट colonialization facilitated, colonialization facilitated market access as colonies provided raw material and became markets of, became market of for, market for finished goods। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा स्टेबल एनवायरमेंट, meant as British government promoted or facilitated policies for industry development, or industry development। ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर एड्रेस कर लिया। अब आप बात करेंगे द इम्पैक्ट्स, द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स। अगेन यहाँ पे आप फिर से पॉइंटर्स में आ जाइए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट forces leading to mechanized economy। Emerges of modern capitalist forces leading to mechanized economy। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही लाइन में हमने बहुत सारे आइडियाज को क्लियर कर दिया है, यहीं पे आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर सेकेंड है डी ह्यूमनाइजेशन।
ये जब मैकेनाइज आ गया तो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर, और यहाँ पे आप लिख दिए लेबर, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात की है, लेबर सीन एज हैंड्स। यहीं से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, और ये आपको किसी भी ट्रेडिशनल बुक में नहीं मिलने वाले हैं ये सब पॉइंट्स आपको, ठीक है। दैट इज वाई वी से दैट वॉट एवर कंटेंट, वॉट एवर एनालिटिक्स वी प्रोवाइड एट संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस इज क्वालिटी, एंड ये हम कह रहे हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये भी आपको नोट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन है इसलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। वी आर सेइंग विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ द एनालिटिक्स। तो यहाँ पे हैंड्स हो गए। यहाँ पे फिर आप कर देंगे नॉवल, नॉवल लिख दीजिए, नॉवल चार्ल्स डिकेंस, बहुत ज्यादा फेमस है डिकेंस, हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हार्ड टाइम्स बन रहा है, ठीक है। थर्ड आप बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी, तो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास एंड चेंजेस इन स्टेटस को। तो वहां पे जो स्टेटस को था उसमें चेंजेस हमें दिखते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो राइज ऑफ imperialism, imperialism for market access and profit maximization। फिफ्थ अगर बात करेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, revolution resulted in mass based industry, and for that the base was provided by colonialization, competition and imperialism। यहाँ पे आपका आंसर हो गया खत्म, ठीक है। और वेरी क्वालिटी आंसर दिस वी दैट वी हैव रिटन, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि अगेन पेन का मेरा साइज ज्यादा बड़ा है, तो ताकि इट बिकम्स वेरी विजिबल। और यहाँ पे अगेन वी आर विद इन द वर्ड लिमिट, यू हैव एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द आंसर्स एंड यू हैव कंक्लूडेड इट आल्सो वेरी वेल। तो ये आप अपने साथ वीडियो को ध्यान से सुनते हुए ये सब टेक्निक्स को आपको देखना होगा। आपको ये सेंटेंस भी मैंने आपको लिख के दिखा दी है कि कैसे आप एक्चुअल में आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हैं। तो अगेन दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। तो मैं अपने आप को वापस ले आती हूँ स्क्रीन पे और ठीक है। So yes, so here we are providing you with the best of the quality answers, with the best of the content and with best of the guidance. So please like, share and subscribe our video. Also you can subscribe to our telegram channel जिसमें आपको PDFs भी हम लोग अवेलेबल कराएंगे और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में रखा है। Please follow us on Instagram also as Sankat Mochan UPSC, Sankat Mochan for general awareness. So yes, thank you.